बानसूर महाविद्यालय बानसूर के बीए पार्ट सेकेंड ईयर के इतिहास के विद्यार्थियों को आज की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। विद्यार्थियों, जो अपना पहला पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसका समय है 12वीं शताब्दी से लेकर 1761 तक। ठीक है, अर्थात प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सेकंड भाग जो था वो मध्यकालीन भारत का इतिहास था। ठीक है, आज अपन टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, यानी किन किन चीजों से हम मध्यकाल के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत में अभिलेखों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अभिलेखों का उपयोग कम हुआ है और साहित्यिक जो अभिलेख हैं, साहित्यिक जो स्रोत हैं, उनका वर्णन ज्यादा प्राप्त होता है। तो मध्यकाल में जिन जिन पुस्तकों से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो निम्न है, अर्थात हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब इस साहित्यिक स्रोतों में कुछ पुस्तकें फारसी भाषा में हैं, कुछ पुस्तकें तुर्की भाषा में हैं और कुछ पुस्तकें अन्य भाषा में भी हैं, है ना। तो जिन जिन भाषाओं में वर्णन किया है, कौन कौन सी पुस्तक है, किसमें उसका वर्णन किया गया है, क्या प्राप्त होता है, उसका उल्लेख हम करते हैं। तो पहली पुस्तक है चचनामा। पुस्तक का नाम क्या है? चचनामा है और उसके लेखक हैं मोहम्मद अली कुफी। इतिहासकार का नाम क्या है? मोहम्मद अली कुफी के द्वारा चचनामा नामक पुस्तक की रचना की गई है। और इस पुस्तक में विशेष रूप से जो सिंध प्रदेश है, उस सिंध प्रदेश की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। और भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आया था 712 ईस्वी में, जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और भारत में तुर्क राज्य की स्थापना तक का वर्णन हमें चचनामा से प्राप्त होता है। ठीक है, अगली पुस्तक है तारीख ए सिंध और इसके लेखक हैं पीर मोहम्मद मासूम, अर्थात इनके लेखक का नाम क्या है? पीर मोहम्मद मासूम है। अर्थात इसके द्वारा जो लिखा गया है वो, इसका दूसरा नाम, इस पुस्तक का तो दूसरा नाम है, इसे तारीख ए सिंध भी कहा जाता है ना? अर्थात तारीख ए सिंध का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि इस पुस्तक से हमें सिंध की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा विशेष रूप से ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ साथ जो अन्य तुर्क आक्रमण हुए हैं उनका भी वर्णन इससे प्राप्त होता है। जैसे कौन कौन से आक्रमण के बारे में? पहला आक्रमण की जानकारी होती है मोहम्मद बिन कासिम की, उसके बाद अलप्तगीन की, सुबत्तगीन की, मोहम्मद गजनवी की और मोहम्मद गोरी की। इन सब आक्रमणों की जानकारी हमें तारीख ए सिंध से प्राप्त होती है। अगली पुस्तक है तारीख ए यामनी। पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए यामनी। और तारीख ए यामनी के लेखक हैं उतनी, अर्थात इसका जो लेखक है वो पूरा नाम है मोहम्मद अली उतनी। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अली उतनी नामक जो व्यक्ति था उसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसमें विशेष तौर से जो कि सुबत्तगीन है ना, अभी बात की थी अपन ने कि विदेशी तुर्क आक्रमणकारी जो थे उनमें उनका वर्णन इस पुस्तक से प्राप्त होता है। अगली पुस्तक का नाम है तारीख उल हिंद। लेखक हैं अहमद अलबरूनी और अलबरूनी भारत में महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और इस पुस्तक में विशेष तौर से अरबी भाषा और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ साथ में अलबरूनी एक भूगोलवेता भी था और एक साहित्यकार भी था। इसके अलावा दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि का ज्ञान इसको प्राप्त था और इसने भारत में रहकर संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। और इस पुस्तक से
भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी, और साथ साथ में इस व्यक्ति को हिंद ए तोतिया भी कहा जाता है। उपनाम क्या इसका? हिंद ए तोतिया। क्योंकि जब भी इससे यदि अलबरूनी से भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो बिना रुके भारत के इतिहास का गुणगान करता था। इसके अलावा इस पुस्तक से मुख्य रूप से जो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है उन आक्रमणों की विशेष जानकारी है, और मोहम्मद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत शिकन कहा है। बुत शिकन का मतलब सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। ठीक है। और इस गजनवी के शासनकाल में जो सबसे ताकतवर आक्रमण हुआ था वो 1025 में हुआ था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। उसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? तारीख-ए-उल-हिंद से मिलती है। ठीक है। अर्थात अलबरूनी बहुत सारी भाषाओं का जानकार था। अगली पुस्तक है तारीख-उल-मासीर। पुस्तक का नाम है तारीख-उल-मासीर। लेखक हैं हसन निजामी। ठीक है। लेखक का नाम क्या भाई? हसन निजामी है। और इस पुस्तक से हमें 1229 तक का, यानी भारत में तुर्क राज की स्थापना हुई तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो 1192 ईस्वी से लेकर और 1229 तक की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। और मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया उस समय भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी, भारत का समाज कितने भागों में वर्गीकृत था, आदि बातों की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। और इसके अलावा इस व्यक्ति ने अजमेर का इतिहास भी लिखा है ना। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो आक्रमण करते समय राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित हो गया था, और अजमेर पर यानी उत्तरी भारत पर गौरी का अधिकार हो गया था। तो अजमेर की भौगोलिक स्थिति और अजमेर की सामाजिक स्थिति की जानकारी भी हमें इस तारीख-उल-मासीर से प्राप्त होती है। अगली पुस्तक का नाम है ताज-उल-मासीर। पुस्तक का नाम क्या है? ताज-उल-मासीर। लेखक का नाम है हसन निजामी। ठीक है। और इस हसन निजामी की पुस्तक जो है वो, इस पुस्तक से हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किस प्रकार से भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां थी, उन कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर किया, और भारत में पहली बार तुर्क राज्य की स्थापना हुई, इस पुस्तक की जानकारी हमें, या इन चीजों की जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। अगली है तारिक अलाई। और तारिक अलाई के लेखक हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो भारतीय इतिहास के लिए इसलिए भी याद किया जाता है कि लगभग नहीं, तय है कि इस इतिहासकार ने, अमीर खुसरो ने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ठीक है। अर्थात 6 तुर्क सुल्तानों के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। और इसके अलावा इस व्यक्ति को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। इसमें, इस पुस्तक में अंतिम जो गुलाम वंश था, उस गुलाम वंश के अंतिम जो शासक हैं जिसका नाम बुगरा खां है, और कैकुबाद है। अंतिम सुल्तान तो था कैकुबाद, यानी गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन है? कैकुबाद है। और कैकुबाद के शासनकाल में जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है उसका वर्णन भी इस पुस्तक से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मुबारक शाह और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार है, उसकी जो बाजार मूल्य नियंत्रण नीति है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक नीति क्या थी, इन सब का वर्णन भी हमें इस पुस्तक से, यानी अमीर खुसरो की पुस्तक से हमें प्राप्त होता है। अगला है, अगली पुस्तक का नाम है तारीख-ए-फिरोजशाही। पुस्तक का नाम है तारीख-ए-फिरोजशाही। और इस पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है। तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक का नाम है, इतिहासकार का नाम है जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी
अपने युग का एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है ना। इसके कारण इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अमीर खुसरो, जो कि भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है, उससे भी अधिक यदि किसी इतिहासकार की बात की जाए तो उस व्यक्ति का नाम है जियाउद्दीन बर्नी। अर्थात जियाउद्दीन बर्नी ने भारत के अधिकांश इतिहास का वर्णन किया है। इसके अलावा भारत की जो धार्मिक स्थिति है और धार्मिक स्थिति के साथ साथ जो भारत में इस्लाम धर्म में सुन्नी और शिया इन संप्रदायों में जो आपस में धार्मिक मतभेद था उसका वर्णन भी इस पुस्तक से प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से इस पुस्तक से हमें मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में पागल सुल्तान या पागल बादशाह के नाम से भी जाना गया है। और इस पुस्तक से मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएं बनाई थी, जैसे राजधानी परिवर्तन करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, दोआब में कर वृद्धि करना आदि का वर्णन हमें इस पुस्तक से प्राप्त होता है। इसके अलावा इस पुस्तक से बर्नी ने बताने का प्रयास किया है कि भारत की जो धार्मिक स्थिति है वो धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी और भारतीय परंपराएं क्या क्या थी और किन किन परंपराओं को सुल्तानों के द्वारा बंद किया गया। इसके अलावा इसमें इस पुस्तक में कुछ बातें हैं जिसको छिपाने का प्रयास भी किया है ना। तो इसकी वास्तविकता क्या है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी चापलूस प्रवृत्ति का इतिहासकार था, अर्थात बहुत सी बातों को इसने छिपाया है। इसके अलावा फरिश्ता ने भी इस पर आरोप लगाया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उन मंगोल आक्रमणों की जानकारी भी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। अगला है फतू-ए-फिरोज शाही। इस पुस्तक के लेखक हैं फिरोज तुगलक। इतिहासकार का नाम क्या है? फिरोज तुगलक हैं। और इस पुस्तक से हमें फिरोज तुगलक के शासनकाल की घटनाओं की जानकारियां प्राप्त होती हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं अपन कि ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। हालांकि फिरोज शाह तुगलक एक सुनारी का पुत्र था, अर्थात हिंदू माता का पुत्र था, फिर भी संतलत काल का सबसे बड़ा धर्मांध व्यक्ति रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि मैं शुद्ध मुसलमान हूं। हालांकि इसकी माँ हिंदू थी और भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो इस पुस्तक से प्राप्त होती है। कौन कौन सी घटनाएं प्राप्त होती हैं? जैसे विशेष तौर से फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो कर लगाए जाते थे उन करों की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। और अनावश्यक जो कर थे लगभग 24 कर फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किए, उनकी जानकारी भी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास में फिरोज शाह तुगलक को बाग बगीचों का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली की परिधि के आसपास इसने लगभग 1200 बाग लगाए। तो जो 24 कर बंद किए थे उन 24 करों से जो होने वाली जो हानि थी उसको पूरा करने के लिए बाग लगाए गए, फलदार वृक्ष लगाए गए। इसके अलावा भारतीय इतिहास में इसको नहरों का निर्माता भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास में इसे शहरों का निर्माता भी कहा जाता है। इन सब घटनाओं की जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। ठीक है, अगली पुस्तक का नाम है अतुल सलातनी और लेखक हैं ख्वाजा अब्बू बकर इशामी। लेखक का नाम क्या है? ख्वाजा अब्बू बकर इशामी। और इस पुस्तक से हमें सल्तनत काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगली है पुस्तक किताब उल रहला और इस किताब उल रहला के लेखक हैं इब्न बतूता। और इब्न बतूता भारत में 1333 में आया था। कब आया था भारत में? 1333 में भारत में आया था। और 1333 में भारत में सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थात इब्न बतूता ने भारत में जो प्रवेश किया उस समय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं इससे प्राप्त होती हैं। ठीक है, और इसे
1333 में इब्न बतूता जब भारत आया तो सबसे पहले उसने सिंध की यात्रा की है और सिंध के इतिहास के बारे में भी इब्न बतूता ने बताने का प्रयास किया है। और ये व्यक्ति मूल रूप से मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी है ये? मोरक्को का निवासी था। और इस पुस्तक में विदेशी संबंध, भारत में प्रचलित जाति प्रथा अर्थात जाति व्यवस्था और हिंदुओं के नैतिक पतन, ईमानदारी, हिंदू और मुसलमानों की जो वेशभूषा है उनका वर्णन, सामाजिक परंपराओं का वर्णन और उस समय कौन कौन से मनोरंजन के साधन भारत में उपलब्ध थे, उन सब की जानकारी हमें इस पुस्तक से, यानी कौन सी पुस्तक से? किताब उल रहेला से प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने भारत की मुद्राओं के बारे में भी लिखा है कि भारत में कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी। और भारत में इस समय मुद्रा चलती थी, उसमें एक मुद्रा का नाम है टका और दूसरी का नाम है जीतल। इन दोनों मुद्राओं के बारे में भी इस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि टका और जीतल दोनों मुद्राओं को चलाने का श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को दिया गया है। फिर भी उस समय कौन कौन सी मुद्रा थी, चांदी का जो टका था उसका वजन कितना था, एक टके में कितने जीतल होते थे, उन सब का वर्णन इस पुस्तक से प्राप्त होता है। अगली पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक शाही और लेखक है अहमद अब्दुल्ला। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? अहमद अब्दुल्ला। और इस पुस्तक से हमें सल्तनत काल की जो इस्लामिक रीति रिवाज है उनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। अगला है तारीख ए सलातीन ए अफगानी। पुस्तक का नाम है तारीख ए सलातनी ए अफगानी। लेखक का नाम है अहमद यादगार। ठीक है। और इस पुस्तक से भी हमें इसे तारीख शाही भी कहा जाता है। और इस पुस्तक से हमें पहलो लोदी, विशेष तौर से ये कह सकते अपन लोदी वंश की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसमें लोदियों में पहलो लोदी है, सिकंदर लोदी है, इब्राहिम लोदी है, शेरशाह सूरी के द्वारा जो भारत में सूर वंश की स्थापना की गई, उन सब की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। और इसे कुछ इतिहासकार अफगानों का इतिहास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश वर्णन किनका है? अफगान राजाओं का है, अफगान सुल्तानों का है। और लोदी वंश लोदी वंश जो था उसकी जाति क्या थी? अफगान जाति थी। इसलिए कुछ इतिहासकार इस पुस्तक को अफगानी पुस्तक या अफगानी पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। अगली पुस्तक का नाम है बाबरनामा। अभी तक आपने जो पुस्तकें पढ़ी हो कब की थी? सल्तनत काल की थी, है ना? क्योंकि मध्यकाल के इतिहास में दो वंश अपने पास हैं, एक सल्तनत युग और एक मुगल युग। तो अभी तक अपने जो पुस्तक पढ़ी है, जिनकी जानकारी हमने प्राप्त की है, वो सारी पुस्तकें किस काल की थी? सल्तनत काल की। और भारत में 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। तो मुगल वंश के शासनकाल की जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनमें पहली है बाबरनामा। इसको तुझके ए बाबरी भी कहते हैं। विशेष तौर से तो प्रश्न बनता है कि मुगल काल में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो सारी पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई हैं। केवल एकमात्र पुस्तक कौन सी? बाबरनामा नामक पुस्तक है, वो किस में लिखी गई है? वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और इस पुस्तक से भारत में जो आक्रमण हुए हैं, जो आक्रमण किए गए थे, कौन से आक्रमण किए गए थे? बाबर के द्वारा जो आक्रमण किए गए थे उनमें 4 आक्रमण थे। बाबर भारत में रहा था 1526 से 1530 तक, अर्थात 4 वर्ष भारत में रहा। और 4 वर्ष रहने के बाद उसने बहुत सारी बातें इतिहास में या अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। विशेष तौर से 4 आक्रमणों का वर्णन इससे प्राप्त होता है। 4 आक्रमण कौन कौन से? पहला युद्ध तराइन का पहला युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है ना, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा युद्ध हुआ 1527 में, इसको खानवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय और राजपूतों की जो स्थानीय परंपराएं थी
उनकी जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। बाबर के द्वारा अन्य जो आक्रमण किए गए उनमें चंदेरी का आक्रमण है, घाघरा का आक्रमण है, इन सब की जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके अलावा भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है एवं भारत की जो स्थापत्य कला है उनकी जानकारी भी हमें बाबरनामा पुस्तक से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है, अगली पुस्तक का नाम है तारीख ए रसीदी और लेखक हैं मिर्जा हैदर। लेखक का नाम क्या है? मिर्जा हैदर उसके लेखक हैं और इससे भी हमें मुगल काल की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगली पुस्तक है हुमायूंनामा और हुमायूंनामा की जो लेखक है वो हुमायूं की बहन है और नाम है लेखिका का गुलबदन बेगम। लेखिका का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। और इस हुमायूंनामा से हमें हुमायूं के काल की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे बाबर के चरित्र में, हुमायूं के चरित्र में जो कमियां थी उन कमियों को इस पुस्तक में लिखा गया है। कौन कौन सी कमी थी हुमायूं में? जैसे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, शराब या अफीम का सेवन करता था, व्यक्ति विशेष पर हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा करता था। इसके अलावा भारत में हुमायूं को 15 वर्ष तक भागकर जीवन व्यतीत करना पड़ा, जिसको निर्वासित काल कहते हैं। कब से कब तक? 1540 से 1555। कितने वर्ष हो गए? 15 वर्ष। इन 15 वर्षों को हुमायूं के लिए निर्वासित काल भी कहा जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था, है ना। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुए थे। एक 1539 में जिसको चौसा युद्ध कहते हैं, दूसरा 1540 में जिसको बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं, और बिलग्राम युद्ध को कन्नौज युद्ध भी कहा जाता है। और इन दोनों युद्धों के माध्यम से भारत में सूर वंश की स्थापना हुई की जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? हुमायूंनामा से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा हुमायूं के शासन काल में राजपूतों की जो परंपराएं थी और राणा सांगा के बाद मेवाड़ का जो पतन प्रारंभ होता है उस पतन की जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। और मेवाड़ पर गुजरात के राजाओं ने, गुजरात के सुल्तानों ने आक्रमण किया, उन आक्रमणों की जानकारी भी विशेष रूप से हमें गुलबदन बेगम के हुमायूंनामा नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके अलावा है आज की रात वाकिया। ठीक है, लेखक हैं जौहर आफ्ताबची। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? जौहर आफ्ताबची। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है आज की रात वाकिया, अर्थात रात के समय इस पुस्तक का लेखन कार्य हुआ था। जब बाबर भारत में आया था तो बाबर के द्वारा लगातार भारत पर 5 आक्रमण किए गए और 5 आक्रमण में बाबर पराजित रहा। और भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल में जितने भी आक्रमण हुए हैं वो आक्रमण कहां से हुए हैं? हिंदकुश पर्वत से। और हिंदकुश पर्वत को भारतीय इतिहास में वैज्ञानिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना बाबर और उसकी सेना को करना पड़ा, इन सब घटनाओं की जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। जैसे बाबर की सेना के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना सोने के लिए गर्म सामान था, यानी गर्म रजाई वगैरह नहीं थी। और जब रात्रि के समय लोग सोया करते थे तो इनको बहुत भयंकर सर्दी लगती थी और एक सैनिक दूसरे सैनिक के चिपक कर सोता था। इन कुछ घटनाओं की जानकारी हमें इस पुस्तक से प्राप्त होती है। अगली पुस्तक का नाम है तारीख ए शेरशाही। पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए शेरशाही और उसका लेखक है अब्बास खान सरवानी। लेखक का नाम है अब्बास खान सरवानी। अब नाम से परिचित है कि शेरशाही है, इसका मतलब शेरशाह सूरी के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैसे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो युद्ध हुए हैं, अभी बात की थी अपन ने, चौसा युद्ध, बिलग्राम युद्ध, है ना, हुमायूं का निर्वासित काल, शेरशाह सूरी ने किस प्रकार से भारतीय किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, अर्थात उसकी कृषि योजनाएं, और
उसकी धार्मिक स्थिति। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने कुछ सड़कों का भी निर्माण किया था, जिसमें सबसे मुख्य सड़क का नाम है ग्रांड ट्रक रोड, है ना। तो इसका निर्माता भी शेरशाह सूरी था, जिसको सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। इन सब की जानकारी हमें अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारिख ए शेरशाही से मिलती है। अगली पुस्तक का नाम है अकबरनामा। इस अकबरनामा को आईने ए अकबरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हम इसे आईने ए अकबरी भी कह सकते हैं। और इसका जो लेखक है उसका नाम है अबुल फजल, ठीक है। और भारतीय इतिहास में अबुल फजल को एक ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि भारतीय इतिहास की बहुत सारी घटनाओं की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है? जैसे अकबर का राज्यारोहण, क्योंकि अकबर के पिता हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो अकबर इस समय राजधानी में मौजूद नहीं था, यानी दिल्ली में मौजूद नहीं था। इस समय पंजाब में आक्रमण के लिए गया हुआ था। और किसके नेतृत्व में? इसका जो अकबर का जो संरक्षक है जिसका नाम बैराम खां है, तो बैराम खां को जब सूचना मिली कि हुमायूं का देहांत हो चुका है और अकबर को शीघ्र ही दिल्ली पहुंचना चाहिए और इसका राज्याभिषेक करना चाहिए, पर रास्ते में अंतिम हिंदू राजा का नाम है हेमू। हेमू ने अकबर को उत्तरी भारत आने से रोका और हेमू की सेना और अकबर के बीच युद्ध होता है, जिसको अपन 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं ना। उसकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है? अबुल फजल से मिलती है। इसके अलावा अबुल फजल के शासनकाल में, अबुल फजल के इतिहास में जो अकबर का प्रारंभिक इतिहास है, जिसको अपन पर्दासीन या पेटीकोट शासन व्यवस्था कहा जाता है, कब से कब तक था? 1556 से 1562 का काल, जिसको पर्दासीन शासन काल कहा गया है, उसकी जानकारी भी हमें इस पुस्तक से मिलती है। इसके अलावा राजपूत और अकबर के संबंध, अकबर की सुलह कुल की नीति, अकबर का साम्राज्य विस्तार, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन, है ना, राणा प्रताप की और मेवाड़ के सिसोदिया वंश की जानकारियां। इसके अलावा राजस्थानी परंपराएं, राजस्थानी त्योहार और धार्मिक जो गतिविधियां थी उनकी जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके अलावा मारवाड़ के इतिहास, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि राठौड़ों का इतिहास की जानकारी भी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। और विशेष तौर से भारतीय जो समाज था, वो समाज कितने भागों में बटा हुआ था, जाति प्रथा, छूत प्रथा, है ना। इसके अलावा हिंदू त्योहार, राजपूती परंपराएं आदि का वर्णन हमें अकबरनामा पुस्तक से प्राप्त होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अकबर के शासन काल में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में एक रत्न का नाम है अबुल फजल, और अबुल फजल का छोटा भाई का नाम है फैजी। और अबुल फजल और फैजी दोनों ही फारसी साहित्यकार थे और दोनों ही इतिहासकारों ने अकबर के शासनकाल की समस्त घटनाओं का वर्णन किया है। इसके अलावा भारतीय स्थापत्य कला, अर्थात अकबर के शासनकाल में जो स्थापत्य कला के नमूने बनाए थे, जैसे आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना आदि का वर्णन हमें इस अकबरनामा नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है आईने अकबरी। अभी बात की थी कि अबुल फजल इसका लेखक है। अगला है, अगली पुस्तक का नाम है जहांगीरनामा। और जहांगीरनामा जो है पुस्तक, वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जहांगीरनामा लिखी तो जहांगीर ने नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि जहांगीर की सी आत्मकथा कहा जाता है। और इस पुस्तक से, यानी जहांगीरनामा से, जहांगीर और राजपूतों के संबंध, जहांगीर और राजपूतों के वैवाहिक संबंध, और नूरजहां जुनता गुट, क्योंकि जहांगीर ने 1611 में मेहरुनिसा से विवाह कर लिया था और विवाह करने के बाद
अपनी पत्नी अपनी बेगम को प्रसन्न करने के लिए जहांगीर ने उसे उपाधि दी थी। उपाधि का नाम था नूरजहां, और नूरजहां का हिंदी अर्थ है विश्व की ज्योति। तो वो नूरजहां जुनता गुट के बारे में भी जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है कि किस प्रकार से नूरजहां जुनता गुट ने मुगल राजनीति में हस्तक्षेप किया था, और इस गुट में कौन कौन से शामिल थे। इसमें विशेष तौर से 5 व्यक्ति शामिल हैं। इस गुट में कौन कौन शामिल हैं? स्वयं नूरजहां है, नूरजहां की माता श्री असमत बेगम है, नूरजहां के पिता एतमा उदौला हैं, और नूरजहां के पिता सॉरी बड़े भाई आसफ उस दौला, और साथ साथ में खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनने वाला है, वो इस गुट का सदस्य रहा है। ठीक है। और जहांगीर के काल में जो साम्राज्य विस्तार किया गया है, कौन कौन से राज्यों पर आक्रमण किया, उनकी जानकारी भी हमें जहांगीरनामा से प्राप्त होती है। और साथ साथ में जहांगीर के शासन काल में जो धार्मिक स्थिति थी वो किस प्रकार से थी, और किन 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 परिस्थितियों के अनुसार भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था। ठीक है। अगली पुस्तक का नाम है बादशाहनामा। इस बादशाहनामा से हमें शाहजहां के शासन काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है लाहौरी कृत बादशाहनामा, है ना। बादशाहनामा 2 पुस्तकें हैं, एक का लेखक है लाहौरी, और इस लाहौरी की पुस्तक से हमें शाहजहां के शासनकाल की जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा अगली पुस्तक है आलमगीरनामा, लेखक हैं गजरीनी। ठीक है। और आलमगीरनामा पुस्तक से हमें मुगल काल की ऐतिहासिक घटनाओं, मुगल काल का धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और समाज का वर्गीकरण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगली पुस्तक का नाम है नुक्शा ए दिलकुशा। पुस्तक का नाम क्या है? नुक्शा ए दिलकुशा, और लेखक हैं भीमसेन। अभी तक जितने भी लेखक सारे कौन थे? मुसलमान थे, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। अब पहला व्यक्ति है जो हिंदू है, जिसका नाम भीमसेन है, और इस पुस्तक से हमें शाहजहां के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगली पुस्तक का नाम है ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर। देखो, विदेशी लेखकों में मुगल काल में 2 का वर्णन है। एक इब्न बतूता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और दूसरा विदेशी यात्री है बर्नियर, है ना। और ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर अर्थात इस बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में भारत की यात्रा की है, और उस यात्रा का वर्णन इस पुस्तक में लिखा गया है। विशेष तौर से इस पुस्तक में दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य था, उनका वर्णन इससे प्राप्त होता है। और बर्नियर ने हिंदू साम्राज्य, इसका नाम विजयनगर साम्राज्य था, इसकी इमारतों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ठीक है। अगली पुस्तक है स्टारियो दी मोरक्को, और लेखक इसका मनुची है ना। इतिहास का नाम क्या है? मनुची है। और मनुची की इतिहास से भी हमें, इस पुस्तक से भी हमें मुगल काल की बहुत सारी, जैसे सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, है ना, आर्थिक स्थिति, हिंदू धर्म की विभिन्न प्रकार की परंपराएं, मुस्लिम परंपराएं, खान पान, पहनावा आदि की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है ये पूरा हुआ है। एक बार दोबारा संक्षेप में बात करते हैं अपन। ठीक है। पहली पुस्तक चचनामा, लेखक याद करने का टॉपिक है ये मोहम्मद इन कुफी। ठीक है। किसका इतिहास की जानकारी प्राप्त है? सिंध साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त है। अगली पुस्तक है तारीख सिंध, नाम से परिचित है, जिसमें सिंध साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तारीख यामनी, लेखक का नाम उतनी है। तारीख उल हिंद अलबरूनी है, जिसको भारतीय इतिहास में हिंद तोतिया भी कहा जाता है। तारीख उल मासिर हसन निजामी इसका लेखक है। ताज उल मासिर इस पुस्तक का लेखक हसन निजामी है। तबकात नासरी इस पुस्तक का लेखक मिन्हाज उस सिराज है। ठीक है। इसके अलावा तारीख फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी की है, और विशेष तौर से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं की जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगली पुस्तक का नाम है फतुह फिरोज शाही, जिसमें
फिरोज शाह के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है ना। किताबुल रहला इब्न बतूता की है। तारीख मुबारक शाही अहमद अब्दुल्ला की है। तारीख सलातिनी अफगानी लेखक अहमद यादगार की है। विशेष तौर से इस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? लोधी वंश के राजाओं की जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा मुगल काल की जो व्यवस्थाएं हैं, मुगल काल के जो साहित्यिक स्रोत है वो बाबरनामा है, जो कि बाबर की आत्मकथा है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। तारीख रसीदी है, लेखक मिर्जा हैदर है। हुमायूं नामा है, लेखिका गुलबदन बेगम है, जिससे हुमायूं के चरित्र की विशेषताएं और हुमायूं के शासनकाल में कौन कौन सी घटना हुई हैं, जैसे तोसा युद्ध, दिलग्राम युद्ध, बाबर का हुमायूं का 15 वर्ष का निर्वासित काल और हुमायूं का चरित्र कैसा था आदि की जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। ठीक है, अगली पुस्तक है आज की रात वाकियात। लेखक हैं जौहर आफ्ताबची। इससे हमें भारत में मुगल वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है तारीख शेरशाही। लेखक हैं अब्बास खान सरवानी और सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी की जानकारी इससे प्राप्त होती है। अकबरनामा, लेखक है अबुल फजल। और भारतीय इतिहास में बहुत सारी घटनाओं का वर्णन और विशेष तौर से अकबर के शासनकाल की सभी घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक से प्राप्त होता है। आईन अकबरी इसका दूसरा नाम है। जहांगीरनामा पुस्तक से जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। बादशाहनामा से सांझा के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। आलमगीर से, है ना, इसका लेखक है कादरी। दिलकुशा लेखक हैं भीमसेन, जो कि एक हिंदू लेखक था। ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर, जो कि विदेशी लेखक है, नाम है बर्नियर। और उसी प्रकार से हिस्टोरियो दी मोरक्को, इसका लेखक है मनोची है। इन पुस्तकों से हमें मुगल काल के इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आज का टॉपिक यही है। कल हम नए टॉपिक से आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।